चारू प्रज्ञा, बहुत कठिन है, डगर पनघट की एक गीत है तो ये भले ही जो है ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो है रास्ता बड़ा कठिन है, बहुत चुनौतियां हैं, इसको लागू करने में, इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारी दुश्वारियां हैं, कई सारे संविधान संशोधन करने पड़ेंगे, विपक्ष के एक बड़े हिस्से को मनाना पड़ेगा, राजी करना पड़ेगा, ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा। तो वास्तव में ये हो पाएगा? क्योंकि आपकी पार्टी ने तो डेडलाइन दे दिया, 2029 के चुनाव ऐसे ही होंगे, लेकिन क्या ये संभव है? सबसे बड़ा सवाल आज यही सबके मन में उठ रहा है। अशोक जी नमस्ते, और सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि कैबिनेट अप्रूवल तो मिल चुका है वन नेशन वन इलेक्शन को, और अब असली प्रक्रिया शुरू होती है। मेरा मानना यह है कि ये बहुत अच्छा समय है। जब हमेशा कहा जाता है कि चुनाव के पहले बड़े निर्णय लिए जाते हैं, मैं उन सब लोगों को बता दूं कि अभी चुनाव 5 साल दूर है और एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। ये वो निर्णय है जो बार बार हमारी घोषणा पत्र में हम लिख तो पा रहे थे लेकिन पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस टर्म में हम इस बड़े निर्णय को भी एप्लीकेबल कर देंगे और 29 का चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के हिसाब से ही होगा। जो आज हर जगह चिल्लाते घूम रहे हैं कि ऐसा करने से संविधान खतरे में आ जाएगा, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था और संविधान लिखा गया था, तो क्या संविधान खतरे में था? जब नेहरू जी जीवित थे और इस देश के प्रधानमंत्री थे और सारे चुनाव एक साथ हुआ करते थे, तब क्या संविधान खतरे में था? संविधान खतरे में तब आया जब उनकी सुपुत्री ने प्रधानमंत्री का पद संभाला। एक आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 356, जिसका मिसयूज बार बार करके प्रदेश की सरकारों को गिराया गया और इसी वजह से आज अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग समय पर चुनाव होने लग गए हैं। मैं ये मानती हूं कि जिस इतने बड़े देश में एक चुनाव करने में ढेरों करोड़ों रुपए लगते हों, हमारे पता नहीं कितने लाखों पर्सनल इस प्रक्रिया में जुट जाते हों, और ये केवल पुलिस पर्सनल, पैरामिलिट्री पर्सनल नहीं है, स्कूल के टीचर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, बाकी सरकारी अधिकारी होते हैं। अरे स्कूल कॉलेजेस को बंद तक कर दिया जाता है क्योंकि वहां पे वोटिंग बूथ बनाए जाते हैं। अगर ये सारी प्रक्रिया पूरे देश में एक साथ हो तो सरकार का समय बचेगा, सरकार के पैसे बचेंगे। लेकिन इसको पारित कराने के लिए संसद में 2/3 बहुमत चाहिए, बिल्कुल 50% असेंबली से जो है अनुमोदन चाहिए, बिल्कुल। इसलिए मैंने कहा कि ये सब कुछ कैसे होगा, ये चुनौती नहीं देखती है। अशोक जी, मेरा ये मानना है कि बहुत सारी चीजें मोदी सरकार ने ऐसी करके दिखाई है जिसको असंभव माना जाता हो। धारा 370 को हटाना असंभव माना जाता था। ये विमेन रिजर्वेशन का जो बिल हमने इंट्रोड्यूस किया और पार कराया जीरो नेज के साथ, इसको तो कोई इंट्रोड्यूस ही नहीं कर रहा था, इसको भी पार कराना असंभव माना जाता था। अब आज हमारे सामने एक और चुनौती है, और ऐसा नहीं है दूसरी चुनौतियों पे हम खड़े नहीं उतरे हैं। जैसे वो सारे बिल हमने पार कराए और एक लॉ बना, मुझे पूरी उम्मीद है ये वाला भी बिल हम पार कराएंगे और ये लॉ बनेगा क्योंकि ये देश हित में है। ओके, वैसे ये भी बता दूं, चारू प्रज्ञा जो कह रही थी संविधान की का जिक्र करते हुए, इसमें कोई दो राय नहीं। जो आज़ादी के बाद जब पहला चुनाव हुआ था 1952 में, तो फिर पूरे देश में एक साथ चुनाव हुआ था 1952, 57, 62, 67, 4 चुनाव एक साथ हुए थे। और जो चारू जी ने कहा, दरअसल कांग्रेस में जब इंदिरा गांधी आई और कुछ सरकारें विपक्ष की आ गई थी, तब इंदिरा जी ने विपक्ष की सरकारों को गिराने का सिलसिला शुरू किया था और उसके कारण एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। बोले चारू जी। जी, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। एक विपक्ष भ्रम फैला रहा है कि छोटी राजनीतिक पार्टियों का नुकसान हो जाएगा, तो मैं दर्शकों को ये याद दिलाना चाहती हूँ कि हर साल हमारे देश में लोकसभा चुनाव के साथ 4 प्रदेशों में चुनाव होते हैं। एक है उड़ीसा, उड़ीसा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अब तक एक रीजनल पार्टी की ही सरकार बनती आ रही थी। एक है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में भी एक रीजनल पार्टी है जो सबसे बड़ी है और बार बार सरकार बनाती है। एक है सिक्किम, सिक्किम में भी एक रीजनल पार्टी है। तो ये सब झूठ फैलाने की बातें हैं कि छोटी पार्टियां खत्म हो जाएंगी, और हमारे देश की जनता बहुत समझदार है, हमारी इलेक्टोरेट बहुत समझदार है। उन्हें पता है प्रदेश चुनाव में किसके लिए उन्हें वोट करना है और राष्ट्रीय चुनाव में लोकसभा में उनको किसके लिए वोट करना है। विनीत जिंदल जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि फेडरल सिस्टम जो है देश का, उसके लिए जो है ये खतरनाक है, ये ठीक नहीं है। एक बात, दूसरी बात ये है कि इसमें जो सुधार करने पड़ेंगे, जो संवैधानिक सुधार करने पड़ेंगे, संविधान में जो संशोधन करने पड़ेंगे, वो क्या आपको लगता है एक बड़ी चुनौती होगी सरकार को? देखिए अशोक जी, सबसे पहले धन्यवाद, और सभी सुनने लिसनर्स को भी मेरा वेलकम। सबसे पहले कहना मेरा ये है कि किस तरह से जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको लेकर कैसे भ्रम जो है पब्लिक में फैलाया जा रहा है विपक्ष द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसा सभी लोगों ने बार बार बोला कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, कराने की कोशिश हो रही है। इससे पहले वन नेशन वन इलेक्शन होते थे, बट रीज़न हम सभी को पता है कि कैसे एक पर्टिकुलर पार्टी की एक बड़ी नेता थी, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किस तरीके से राज्य सरकारों को निरस्त किया, और उसकी वजह से जो डिसबैलेंस हुआ पूरे स्ट्रक्चर में। बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स की बात यहाँ की जा रही है, कहा जा रहा है कि जी बहुत बड़ा एक हवा क्रिएट हो जाएगा, वो मुझे लगता है वो ऑलरेडी तब किया गया था जब 1967 में इन चीज़ों को बंद किया गया, इस चीज़ को रोका गया। मेरा मानना यह है कि बहुत बड़ा स्टेप है, और इलेक्शन रिफॉर्म के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है देश की जनता के लिए और देश के विकास के लिए।
कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज कुछ नहीं है। जहां तक बात करें कि भाई कैसे इसका अमेंडमेंट होगा, तो मुझे लगता है कि हम लोग जानते हैं किस तरह से केंद्र सरकार लगातार, चाहे धारा 370 हो या 3 तलाक की बात हो या और जितने भी लॉज आए हैं, किस तरीके से पास कराया गया है और किस तरीके से जो मैं कहूँ कि एक विलिंगनेस है एक अच्छे कामों को करने की केंद्र सरकार की, वो लगातार हम लोगों ने देखा है। और इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, लागू कराने को लेकर हम लोगों ने देखा किस तरीके से काम किया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से संघीय ढांचे को, जिस तरह से एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि संघीय ढांचे को तार-तार करने की कोशिश है, लोगों को इलेक्शन रिफॉर्म के नाम पे लोगों को, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसे यहाँ भी सुनने को आया कि उनसे दूर करने की कोशिश है। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। और अगर कोई पार्टी ये कहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन से रीजनल पार्टीज से लोग दूर होंगे, तो मुझे लगता है कि उसका सबसे बड़ा कारण वो पार्टी है जिसने इस देश में सबसे लंबे समय तक राज किया। उसका कारण यह है कि अगर लोग आज ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सा इलेक्शन किस व्यक्ति के लिए है, कौन सी सीट के लिए है, तो जरूर वो लोग रेस्पॉन्सिबल हैं जिन लोगों ने आज तक लोगों को वो ये नहीं समझा पाए। नहीं, पर आपको लगता है कि मुझे तो नहीं लगता कि लोग नहीं समझते। नहीं, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं। नगर निगम से लेकर आप देखिए पंचायत, एक ही आप सीट अगर ले लीजिए, लोकसभा की सीट ले ले, उस लोकसभा सीट में सांसद एक पार्टी का होगा, विधायक दूसरी पार्टी का होगा, नीचे आप चले जाएंगे तो पंचायत किसी और की होगी, नगर निगम, नगर पालिका। तो ऐसे तो देश में हर जगह पे मुझे दिखता है, हर जगह पे ऐसा होता है। बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि हम इस देश की जनता को ये माने कि उसको नहीं पता कि उसको कहां किसको। मैं वही कह रहा हूं अशोक, देखिए ये सवाल विपक्ष अपने ऊपर उठा रहा है। मेरे को नहीं लगता कि ये सवाल केंद्र सरकार से रिलेटेड है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम देखिए जनता कितनी जागरूक है चुनावों को लेकर। ये हम लगातार देख रहे हैं कैसे वोट परसेंटेज लगातार हर चुनाव तो दर चुनाव बढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कोई इलेक्शन के कराने को लेकर कोई ऐसी कोई डिफिकल्टी। संविधान संशोधन आपको लगता है करने पड़ेंगे सरकार को, और क्योंकि एक चुनौती होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा मुझे जो यहाँ पे दिक्कत जो मुझे लगती है, जिसको लेकर मेरी भी थोड़ी शंका है, कि राज्य सरकारें जो हैं वो जो 50% जो स्टेट गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करने की बात है इस पूरे बिल को, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि केंद्र सरकार अगर इस मामले को लेकर इतना आगे गई है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को जरूर देखा गया है कि कैसे केंद्र सरकार या जो राज्य सरकारें हैं या जो राज्य सरकारें आने वाली होंगी, वो लोग कैसे इसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता के पक्ष की बात जो है वो केंद्र सरकार ने लोगों के सामने रखने की कोशिश की। मुझे लगता है कि देखिए होगा क्या, अगर ये एक देश एक चुनाव हो जाएगा तो विपक्ष के दो मुद्दे हाथ से चले जाएंगे। एक तो विपक्ष के पास हर बार एक ही बहाना होता है कि क्योंकि चुनाव है इसलिए सरकार ये कर रही है, क्योंकि चुनाव है इसलिए सरकार। अभी इस डिबेट में भी आया, तो अगर 5 साल में एक बार चुनाव होगा ना, तो 5 साल तक विपक्ष जो हर डिबेट में जाकर विपक्ष के प्रवक्ता बोलते हैं ना जी चुनाव है इसलिए कर रहे हैं, तो वो मुद्दा हाथ से चला जाएगा। और दूसरा जो चीज है वो ये कि ये जो कहते हैं ना कि मूल मुद्दों से ध्यान बटाने वाले, वो हाथ से चला जाएगा मूल मुद्दों से, क्योंकि मूल मुद्दों पर ध्यान बटाने की बात है तो मूल मुद्दे तो आप उठाइए ना, 5 साल उठाइए मूल मुद्दे, किसे तकलीफ है।